जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले के वसई तहसील में स्थित नाला सोपारा। यह जगह आप सभी को पता होगी। सोपारा यह एक प्राचीन काल का बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र हुआ करता था और साथ ही साथ बहुत बड़ी बौद्ध धर्म की नगरी हुआ करती थी जिसे सुरपारक नगरी कहा जाता है। इस सुरपारक नगरी से बनते पूर्ण इनका इतिहास जुड़ा हुआ है। बनते पूर्ण इन्होंने तथागत बुद्ध से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और वह महाराष्ट्र में आए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जब वह सोपारा यहाँ पर आए तो वहाँ पर उन्होंने एक प्राचीन बौद्ध स्तूप निर्माण किया था और एक विहार निर्माण किया था। सोपारा यह जो जगह है यह सम्राट अशोक इनकी प्रांतिक राजधानी हुआ करती थी। यह एक दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन व्यापारी बंदर हुआ करता था जो कि अन्य देशों से जुड़ा हुआ था। और यह जो सोपारा है यह भड़ूच और कल्याण इस प्राचीन जो बंदर है इसके बीच का यह सेंटर पॉइंट हुआ करता था। और यहाँ से व्यापारी जो है पूरे भारत भर में जाया करते थे। उसमें से पूर्ण यह जो थे एक व्यापारी थे। इसका इतिहास आज हम देखने वाले हैं और ये वहाँ पर स्थित जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है सोपारा का उसकी भी जानकारी हम लेने वाले हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वीडियो है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोपारा यहाँ पर जाने के लिए हम लोकल ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठाणे से हम जा सकते हैं और साथ ही साथ बोरिवली साइड से जा सकते हैं, बैंड्रा साइड से जा सकते हैं, अथवा आप ठाणे से घोड़बंदर रोड से आप बाय बस से भी जा सकते हो। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल के यह जो महत्वपूर्ण वीडियो है ये आप देख पाओगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। सुखो बुद्धान उत्पादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संगस्य सामग्री समग्गाणम तपो सुखो। सुखदाई है बुद्धों का उत्पन्न होना, सुखदाई है सद्धम्म का उपदेश, सुखदाई है संग की एकता, सुखदाई है एक साथ तपना। हम आए हुए हैं सुरपारक नगरी में। सुरपारक नगरी की भव्यता आप यहीं से देख पाओगे। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा चैत्य बनाया गया है। इस चैत्य के अंदर तथागत बुद्ध की एक स्टैचू हमें दिखाई दे रही है और साथ ही साथ इस स्टैचू के साइड में एक गेट भी हमें दिखाई देगा। इस स्टैचू के नीचे देखिए ये जो पूरा एक चैत्य बनाया गया है। जिस प्रकार का चैत्य आमतौर पर यहाँ की प्राचीन बौद्ध गुफाओं में हमें दिखाई देता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कानेरी नाम की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है वहाँ पर इस प्रकार के चैत्य हमें दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ मावल तहसील में या जुन्नर तहसील में या फिर पूरे महाराष्ट्र भर में जितनी भी गुफाएं आमतौर पर उन गुफाओं में जिस प्रकार के चैत्य होते हैं उस प्रकार के चैत्य का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। और एक बुद्ध की मूर्ति हमें दिखाई दे रही है और इसके ही बगल में यहाँ पर प्रवेश द्वार देख रहे हैं। इस प्रवेश द्वार के आगे ठीक यहाँ पर एक विश्व रत्न महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका एक स्टैचू देख पाओगे जो कि यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर उसे स्थापित किया गया है। देखिए यह स्टैचू यहाँ पर है और इसके बगल में सम्राट अशोक इनका एक स्टैचू लगाया गया है। वह इस प्रकार से यहाँ पर बिठाया गया है। देखिए अभी हम आगे बढ़ेंगे और यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप देखिए आगे यहाँ पर कुछ ही दूरी पर 200 मीटर की दूरी पर यह प्राचीन बौद्ध स्तूप स्थित है। उसका यह इलाका शुरू हो चुका है। चलिए जानकारी लेते हैं हम। यस्य जितम नावजीयति जित यस्सम नो याति कोचि लोके तम बुद्धम अनंत गोचरम अपदम केन पदेन ने सथा। जिसकी विजय को अविजय में नहीं पलटा जा सकता, जिसके द्वारा विजित राग द्वेष मोहादि वापस संसार में नहीं आते, उस अपद अनंत गोचरम बुद्ध को
किस उपाय से मोहित कर पाओगे। तो अभी हम लगभग इस प्राचीन बौद्ध स्तूप के पास आ चुके हैं, जो कि वसई तहसील में है, थाने जिले के सोपारा। नाला सोपारा आमतौर पर लोग जानते हैं। तो हम इस स्थल पे आ चुके हैं। यहाँ से देखिए ये गेट हमें दिखाई दे रहा है, ये एक प्रिजर्व मॉन्यूमेंट है। यहाँ से हमें अंदर जाने का रास्ता दिखाई देगा, हम अंदर जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ का जो क्षेत्र है वो देखिए, साथ ही साथ इस जगह पर, इस क्षेत्र में कुल 18 दरवाजे थे। तो आज एक भी इस क्षेत्र का प्रवेश द्वार हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग का एक बोर्ड भी लगाया गया था, देखते हैं वो है या नहीं, आगे शायद से जानकारी दी गई है यहाँ पर। तो यह स्तूप जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा प्राचीन बौद्ध स्तूप है, जिसका विश्लेषण और जिसकी जो जानकारी है हम लेने वाले हैं अंदर जाकर पूरी। तो चलेंगे, यहाँ पर जो जानकारी का बोर्ड दिया है वो देखेंगे। देखिए माहौल यहाँ का, देखिए यहाँ पर पूरी झाड़ी जमे हुए हैं। यहाँ पर जो रेंगने वाले प्राणी है, यानी कि सांप हो, बिच्छू हो, वो यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते नहीं, कुछ लोग आते हैं, सिर्फ सैटरडे संडे आते हैं। यहाँ पर तथागत बुद्ध की वंदना ली जाती है और साथ ही साथ कुछ सुत्त पठन किए जाते हैं। बड़ा तालाब था, उसका एक छोटा सा हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र 1000 स्क्वायर यार्ड में फैला हुआ था। यहाँ पर देखिए सोपारा बौद्ध स्तूप की जानकारी दी गई है। यहाँ पर जिस समय पर काम चल रहा था उस समय पर सौजन्य नगर सेवक आयु नितिन शेलार जी यहाँ के अध्यक्ष थे सोपारा बौद्ध स्तूप संवर्धक समिति के, उनके माध्यम से यहाँ पर यह जानकारी दी गई है। लास्ट वीडियो में अगर आपने यह मराठी वीडियो देखा होगा तो नितिन शेलार इनका इंटरव्यू हमने लिया है, किस तरीके से उन्होंने यह जो स्थल है इस स्थल को संवर्धन करने के लिए अपने प्रयास किए हैं और किस प्रकार से उन्होंने इसके ऐतिहासिक जो संदर्भ है, तथ्य है, पहली बार यही जो व्यक्ति है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ नितिन शेलार, इनके माध्यम से यह जो स्तूप है और इस स्तूप का काम जो है वह किया गया था। आइए यहाँ पर देखिए आर्कियोलॉजी विभाग का ये जो संरक्षित स्मारक का जो बोर्ड लगाया गया है, जो एक्ट है 1958 का, ये कॉमन एक्ट होता है, इसका यह बोर्ड है। यहाँ पर स्थानिक जो संस्था है यहाँ की संगमित्रा गंधकुटी बुद्ध विहार ट्रस्ट, इनका यह बोर्ड लगा हुआ है। संस्थापक अध्यक्षा पूज्य भिक्खुनी यस संगमित्रा, यह इनके माध्यम से बोर्ड लगाया गया है और इसकी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से यह जो स्थल है तथागत बुद्ध की पदस्पर्श से पावन हुआ है यह स्थल। तो इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो अभी हम आगे चलेंगे और यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है इसकी जानकारी लेंगे। तो चलिए आइए। वंदामि चेत्यं सब्ब ठाने सुपठितितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। तो हम आए हुए हैं सुरपारक की महान भूमि में और आप देख पा रहे हो भंते पूर्ण इनका स्टैचू और तथागत बुद्ध इनका यह स्टैचू। यहाँ पर अभी कुछ उपासक आकर गए हैं, वह यहाँ पर पुष्पहार यहाँ पर इन्हें अर्पण किया है तथागत बुद्ध और भंते पूर्ण को। और आप देख पा रहे हो यह महान प्राचीन बौद्ध स्तूप जो कि बहुत ही भव्य है। तो हम इस प्राचीन बौद्ध स्तूप की जानकारी लेने वाले और साथ ही साथ भंते पूर्ण इनकी भी जानकारी लेने वाले। भंते पूर्ण इनकी धम्म दीक्षा होने के बाद इनका नाम धम्म प्रभास करके गिरा था। तो यह जो सुरपारक नगरी है यह प्राचीन काल की बहुत बड़ी नगरी थी और साथ ही साथ यह एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र हुआ करता था। स्वयं भंते पूर्ण यह व्यापारी थे, यह व्यापार करते थे और यहाँ के जो बहुत बड़े व्यापारी थे उनके वह दासी पुत्र थे। बाद में वो बहुत बड़े व्यापारी बने और साथ ही साथ जब यह श्रावस्ती गए, श्रावस्ती जाकर इन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। तो इसकी डिटेल में जानकारी लेंगे कि दरअसल हुआ क्या। और साथ ही साथ यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा स्थल इतिहास के नज़रिए से है क्योंकि यहाँ पर सम्राट अशोक इनके शिलालेख पाए गए थे और साथ ही साथ यह मौर्य साम्राज्य की प्रांतिक राजधानी थी। यहाँ पर सम्राट अशोक इनका 8वां और 9वां शिलालेख मिला था। अन्य जगहों पर सम्राट अशोक इनके 14 शिलालेख पाए गए।
उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो सोपारा नगरी है, सोपारा नगरी में भी सम्राट अशोक इनके 14 शिलालेख हो सकते हैं। हमारे साथ है पाली अभ्यासक, पाली विभाग के स्टूडेंट हमारे साथ है नीलेश यादव सर। हम इनसे भी जानकारी लेंगे इस स्थल के बारे में और हम डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में आपको जानकारी देंगे इस जगह की। ये जो भव्य स्तूप आप देख पा रहे हो और ये छोटे छोटे स्मारक देख पा रहे हो, इनकी भी हम जानकारी लेंगे और उस समय यह इलाका कैसे था और कितना बड़ा था इसकी भी जानकारी हम लेंगे। नीलेश सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बताइए ये स्थल आपके नज़रिए से कितना महत्वपूर्ण है और इसकी महत्ता बताइए थोड़ी बहुत, आपने जो अभी तक अध्ययन किया है। पहले तो सभी हमारे उपासकों को, सभी भारतीयों को नमो बुद्धाय, जय भीम। ये आप जो स्थल देख रहे हो, ये स्थल है सम्राट अशोक की कर्मभूमि। ये स्थल है बुद्ध का निर्वाण बताने वाली भूमि और ये स्थल है बनते पुण्य इनका पारमिता बताने वाली भूमि। अगर इसकी महत्वता या इसका इम्पोर्टेंस हम देखेंगे तो एक ही बात से पता चलता है। सम्राट अशोक इन्होंने अपने 2 बेटे, मतलब एक बेटी और एक बेटा, संघ को दान दिए और यहीं से उन्हें श्रीलंका भेजे थे। तो श्रीलंका अकेले नहीं भेजे थे। श्रीलंका जाते वक्त उनके साथ जो बोधि वृक्ष, जिस बोधि वृक्ष के नीचे तथागत ने बोधि प्राप्ति की, उस बोधि वृक्ष की एक शाखा यहाँ से श्रीलंका लेके गए थे। और दूसरी बात ऐसी है कि विजय एक राजा थे जो यहाँ से श्रीलंका गए थे। जब तथागत का निर्वाण हुआ था, जिस दिन तथागत का निर्वाण हुआ उसी दिन उनका जहाज श्रीलंका के बंदर पर पहुंचा था। इतनी ये महत्वपूर्ण भूमि है। और जो हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स, ये जो स्तूप है, ये जो छोटे मनोती स्तूप है, ये हम हमारे पूर्वजों की यादगार के तौर पे देखते हैं। तो इसी वजह से ये मुझे महत्वपूर्ण लगता है। और एक बात है, जो हमारे भारतीयों के जो भारतीय बौद्ध है या भारतीय वंचित लोग कहेंगे, उनके जो पालनहार है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जब उनको पता चला था कि यहाँ पे स्तूप खोजा गया तो वो स्वयं यहाँ पे आए थे। यहाँ पे उन्होंने इस स्तूप की पूजा की थी, यहाँ पे सभा ली थी। तो इसका महत्व बहुत बढ़ता है। एक तो तथागत की आगमन से, दूसरा सम्राट अशोक की अपने बच्चे को या अपने बेटी को धम्म की और दायद निर्माण करने से, और तीसरा बाबा साहब की महत्वपूर्णता से। यस, तो बहुत बहुत आभार आपका। तो अभी हम जानकारी लेंगे सुरपारक नगरी और भंते पूर्ण इनके बारे में। भंते पूर्ण यह यहाँ के व्यापारी थे। वह एक बार वह मलबार यहाँ जा रहे थे। मलबार जाते समय उनके साथ श्रावस्ती के कुछ व्यापारी थे और वह श्रावस्ती के कुछ व्यापारी जो है वह बौद्ध धर्म के कुछ सूक्त है या फिर कुछ जो वंदना है वह लोग उसका गान कर रहे थे। तब भंते पूर्ण इन्होंने सुना और उन्हें वो बहुत अच्छा लगा। तब भंते पूर्ण इन्होंने पूछा कि आप यह क्या कर रहे हो। उन्होंने बताया यह बुद्ध वंदना है और बुद्ध के ऐसे ऐसे उपदेश हैं। तो वह बात सुनकर भंते पूर्ण यह बहुत ही प्रभावित हो गए। वह मलबार से वापस आए। मलबार यहाँ जहाँ पर बहुत बड़े पेड़ों की संख्या थी, मतलब पेड़ों का देश कहा जा सकता है, वहाँ से वो वापस सुरपारक नगरी में आए। सुरपारक नगरी पर यहाँ आकर उन्होंने व्यापार पूरी तरीके से छोड़ दिया और वह वापस श्रावस्ती चले गए तथागत बुद्ध से मिलने। वहाँ पर जाकर तथागत बुद्ध से उन्होंने याचना की कि बुद्ध हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दीजिए। तो बुद्ध ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद जो पूर्ण भंते हैं वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु यह जो सुरपारक नगरी है यहाँ आने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तब तथागत बुद्ध उनसे कहते हैं वहाँ के व्यक्ति बहुत ही मतलब अच्छे लोग नहीं है, वह बहुत ही क्रोधित है, बहुत ही क्रूर है, वह तुमसे गलत व्यवहार करेंगे, वह तुम्हें गालियाँ देंगे।
इस प्रकार की बात तथागत बुद्ध पूर्ण भंते के सामने रखते हैं। तो पूर्ण भंते कहते हैं इसमें मैं अपनी भलाई समझूंगा और वह लोग कितने अच्छे हैं, वह लोग कितने भले हैं यही समझूंगा, क्योंकि वह लोग हम पर मतलब मुझ पर हाथ से प्रहार नहीं करेंगे। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर वह लोग वो लोग आप पे हाथ से प्रहार करेंगे तब क्या। भंते पूर्ण कहते हैं इसमें भी मैं अपनी भलाई समझूंगा और वह लोग बहुत ही भले हैं ऐसे ही समझूंगा, क्योंकि वह लोग मुझे पत्थर से नहीं मारेंगे। उसके ऊपर तथागत बुद्ध बोलते हैं अगर वह लोग आपको पत्थर से मारेंगे तो तब भंते पूर्ण कहते हैं उसमें भी मैं खुद को बहुत ही मतलब वो लोग भले हैं ऐसे समझूंगा, उनकी भलाई है यही समझूंगा, क्योंकि वह लोग मुझे कांटियों से नहीं मारेंगे। तब तथागत बुद्ध कहते हैं अगर वह लोग तुम्हें कांटियों से मारे तो वह कहते हैं फिर से कि तथागत बुद्ध इसमें भी मैं अपनी भलाई समझूंगा और वह बहुत ही भले और नेक लोग हैं यही समझूंगा, क्योंकि वह लोग मुझे शस्त्र से नहीं मारेंगे। तो फिर से तथागत बुद्ध कहते हैं अगर वह लोग आपको शस्त्र से मारे तो तब वह भंते पूर्ण कहते हैं इसमें भी मैं अपनी भलाई समझूंगा कि वह मुझे जान से तो नहीं मारेंगे, वह मुझे जीवित छोड़ेंगे तो वह बहुत भले लोग हैं और बहुत नेक लोग हैं। फिर बाद में तथागत बुद्ध कहते हैं अगर वह तुम्हें जान से मार दे तो इस पर भी भंते पूर्ण कहते हैं जीवन में बहुत से लोग आते हैं और अपने जीवन से वह मतलब अपना जीवन त्याग देने की उनकी इच्छा होती है, ऐसे समय पे वह आत्महत्या करते हैं। तो मैं ऐसे समझूंगा कि उन्होंने मेरे शरीर को नष्ट किया और वह बहुत ही भले लोग हैं और उनके इस भलाई से मुझे मतलब मेरा अंत हुआ, मैं इसमें ही अपनी भलाई समझूंगा और उनकी जो भलाई है इससे ही समझ में आती है। इस प्रकार की बात वह तथागत बुद्ध के सामने रखते हैं। फिर तथागत बुद्ध जो है उन्हें शबाश कहते हैं और यह जो सुरपारक नगरी है यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने भेजते हैं। जब भंते पूर्ण यहाँ पर आते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पर उन्होंने स्तूप निर्माण कराया और साथ ही साथ जब उनके भाई मलबार यहाँ गए थे तब उनकी नाव जो है पानी के अंदर फंस गई थी, तब उन्होंने उन्हें सहायता की और वह जो चंदन की लकड़ियाँ है वह यहाँ पर सुरपारक में लाई गई और उन्हीं चंदनों की लकड़ियों से यहाँ पर एक बहुत बड़ा चंदन का विहार निर्माण कराया गया और कहा जाता है लगभग 1000 स्क्वायर यार्ड में यहाँ पर यह पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था। और साथ ही साथ यह जो सुरपारक नगरी है इससे 18 दरवाजे थे, 18 दरवाजों का ये पूरा शहर और ये पूरी नगरी थी। दिव्यावदान इस ग्रंथ में यहाँ पर भव नाम के अरहंत बौद्ध भिक्षु सुरपारक नगरी में होकर गए इस प्रकार की जानकारी मिलते हैं। और अपदान यहाँ पर भैया दारुचिर्य यह जो अरहंत भिक्षु है वह भी यहाँ पर होकर गए इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। यानी कि सुरपारक नगरी में से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बड़े पैमाने में हुआ था। टॉलमी यह जो लेखक है यह भी यहाँ पर आए थे और वह भी इसका उल्लेख करते हैं सुरपारक नगरी का। और साथ ही साथ द अर्थन सी ऑफ पेरिप्लस इसके अंदर भी सोपारा का औपारा करके उल्लेख किया है, जो कि भड़ूच और कल्याण के बीच में आता है। भड़ूच और कल्याण यह बहुत बड़े प्राचीन व्यापारी उस समय के केंद्र थे और उसी में का बीच में का सेंटर यह सुरपारक नगरी थे। तो इस प्रकार के जो उल्लेख है हमें दिखाई देते। सोपारा यहाँ भंते पूर्ण इनके आमंत्रण पर स्वयं तथागत बुद्ध यहाँ पर आए थे, इसका उल्लेख पपंच सुईनी सारत्य पकरणी इन ग्रंथों में किया गया है। तथागत बुद्ध ने कृष्ण और गौतम नाम के बलाढ्य राजाओं को सोपारा में ही बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। कृष्ण राजा के नाम के कारण मुंबई के कानेरी इस पहाड़ी को नाम दिया गया है। कानेरी यहाँ आज लगभग 121 से भी अधिक प्राचीन बौद्ध गुफाएं स्थित है। कानेरी को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। यहाँ हजारों बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म का अध्ययन किया करते थे। साथ ही सोपारा के पास स्थित मुस्लिक इस टेकड़ी पर रहने वाले ब्रह्म ऋषि को तथागत बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, इस प्रकार की आख्यायिका है। मतलब यहाँ पर तथागत बुद्ध आकर गए हैं इस प्रकार के एविडेंस जो है वह मिलते हैं, लेकिन उसका अभी भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया, क्योंकि जहाँ जहाँ तथागत बुद्ध जाते हैं वहाँ वहाँ मूलगंध कुटी का निर्माण होता है। तो इस परिसर में आप देख पा रहे हो इतना सा ही एरिया बचा है, यहाँ पर मूलगंध कुटी पाई गई नहीं है। अगर यहाँ पर मूलगंध कुटी पाई गई होती तो यहाँ पर तथागत बुद्ध आए थे, यह जो बात है यह कन्फर्म होती है। लेकिन इतिहासकारों की माने या फिर संशोधकों की माने तो कुछ
पैमाने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर तथागत बुद्ध आकर गए होंगे, लेकिन कंफर्म नहीं है। और साथ ही साथ ये जो सुरपारक नगरी है, इसके बारे में और भी बहुत सारे उल्लेख हमें मिलते हैं। आचार्य धर्मानंद कोसंबी, इनका कहना है कि ज़्यादातर जो जातक कथाएँ हैं इस महाराष्ट्र की भूमि पर उन्हें लिखा गया है। और साथ ही साथ उस समय पे तथागत बुद्ध को महाराष्ट्र और अपरांत की जानकारी थी, क्योंकि यहाँ पर से भड़ूस से वद्दा और वद्दा की जो माता है उसका उल्लेख जो है हमें थेर गाथा में भंते पूर्ण अधिसिन्ना वद्दा, इनका उल्लेख मिलता है। और वद्दा माता जी का जो उल्लेख है थेरी गाथा में हमें मिलता है। तो इस प्रकार के संदर्भ हमें यहाँ पर मिलते हैं। अभी इसके बारे में जो अगली जानकारी होगी, स्ट्रक्चर के बारे में और इसका खोज कैसे लगा, इसके ऊपर क्या काम हो, उसके बारे में। उससे पहले सर आप बताइए, आपकी बात रखिए। और बात तो वैसे तो सर ने बहुत कुछ बताया है। जब हम देखते हैं यहाँ पे आते हैं, पहले तो बात इसका नाम क्या था। जब ये स्तूप या बौद्ध वास्तु करके किसी को पता नहीं था, तो इसका नाम इस लोकल रीजन में क्या था, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हम देखते हैं यहाँ ये जो पार्ट है, वैसे तो मध्ययुगीन काल में ये पोर्तुगीज़ों का, डचों का, अंग्रेज़ों का एक वर्चस्व वाला प्लेस है। तो यहाँ पे ईस्ट इंडियन, कोली, आगरी जो तबके हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो उन लोगों में ये जो प्लेस है, तो इस प्लेस को उन लोगों ने एक नाम दिया था। क्या नाम था? बुरुड राजाचा कोट, किला। जो मराठी वर्ड है कोट। कोट का मीनिंग होता है किला या फोर्ट। तो इसे वो किले के रूप में जानते थे कि ये कोई राजा का किला होगा, उसके अवशेष है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अवशेष मिलते थे। जैसे अगर हम देखेंगे जितने भी रिपोर्ट्स हैं यहाँ के, तो उसमें से हमें बुद्धिज़्म के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जैनिज़्म के भी मिलते हैं और कुछ कुछ ब्राह्मणिज़्म के भी मिलते हैं। जो एक आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री का अध्ययन करने वाला जो विद्यार्थी है उसके लिए महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि एक ही जगह पे 3 अलग सेक्ट के, 3 अलग कालखंड के अवशेष मिलना एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं हम उसे, बहुत बड़ी बात है वो। होती है। आज से 139 साल पहले अप्रैल 1882 में पंडित भगवानलाल इंदिराजी, इन्होंने उस समय के थाने जिले के कलेक्टर मुरलॉक, इनकी सहायता से सोपारा यहाँ के स्तूप का उत्खनन कार्य किया। उत्खनन में उच्च दर्जा से बने ईंटों का 82 मीटर इतना स्तूप का परिघ पाया गया। उसी प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्लेस है। और जब हम ये स्तूप देखते हैं, तो ये स्तूप जो है पहला स्तूप है, एकमात्र स्तूप है, पहला स्तूप है। इसी की रिप्लिका सांची में की गई है। जी। तो इस बात से भी हम पता चला सकते हैं कि इसका महत्व कितना बड़ा है, क्योंकि इसी से सांची का स्तूप निर्माण किया गया है। जो पत्थर में था ये ईटा में है। और ये जो हम ईटाएँ देखते थे, ऐसी ईटाएँ हमें मौर्यकालीन जो स्तूपों पर स्ट्रक्चर है तो उसी में दिखाई देती है। इस स्तूप का मतलब एक तो मौर्य कालखंड में निर्माण किया गया था, बाद में उसको उकेर कर, उसका जीर्णोद्धार कर सातवाहन राजाओं ने इसको प्रतिष्ठापित किया। क्योंकि यहाँ पे इस स्तूप में जो एक पेटिका निकाली गई या बक्सा निकाला गया गोल वाला पत्थर का, तो उसमें 8 मानुषी बुद्ध और एक मैत्रेय बुद्ध, मतलब 7 सप्त बुद्ध, ये जो परंपरा है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, बुद्धिस्ट साहित्य में ये कॉन्सेप्ट आती है सप्त बुद्ध। तो वो सप्त बुद्धों की मूर्तियाँ जो कांसे की थी, उसके बाद उसमें करंडक मिले, जिसमें शीशे का करंडक था, चांदी का करंडक था, स्फटिक का करंडक था, सोने का करंडक था। जो सोने का करंडक था उसमें धातु थे और कुछ भिक्षा पात्र के अंश थे।
तो ये ऐसा अनुमान है कि जो भिक्षा पात्र और धातु मिले हैं वो बुद्ध के हैं। अभी जो करंडक मिला है, जो बक्सा मिला है, वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो फोर्ट में एक बड़ा सभागार है उसमें रखा गया है, जो आमतौर पे देखा जा सकता है। उसको देखने की अनुमति है, एक सामान्य तौर पे आप जाकर देख सकते हैं। तो इतना ये महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जो तांबे का करंडक था, उस तांबे के करंडक के अंदर एक चांदी का करंडक था और चांदी के करंडक के बाहरी हिस्से में 300 स्वर्ण फूल थे और उसमें कुछ मणि और कुछ रत्न थे। रत्न को पहलू दिया गया था। साथ ही साथ जो ये 300 स्वर्ण फूल थे, इसमें से 165 जो फूल थे वह कमल के पंखुड़ियों वाले थे और जो 89 फूल थे वह बकुड़े के थे और जो 10 फूल थे, 10 फूल मोगरे के आमतौर पर पाए गए थे। तो इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। और इसके अंदर एक सोने का करंडक था। सोने का जो करंडक था उसके अंदर जो मतलब भिक्षा पात्र के जो अवशेष पाए गए उसके अंदर छोटे छोटे 10 सोने के फूल लगाए हुए थे। 10 सोने के जो फूल है वह तथागत बुद्ध की 10 पारमिताओं को दर्शाते थे, यानी कि जो दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्कर्म्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य पारमिता, शांति पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता। ये जो 10 पारमिता है जो तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक जन्मों में जिसे पूरा किया था, उस 10 पारमिताओं को वह दर्शाती थी। इससे यह साफ जाहिर होता है यहाँ पर जो भिक्षा पात्र पाया गया था वो बुद्ध का ही पाया गया था। अगर यहाँ के आम भिक्षु का यहाँ पर भिक्षा पात्र रखा होता तो वैसे अन्य प्रकार के भिक्षा पात्र यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन बस उसी प्रकार का एक ही भिक्षा पात्र गया। और भिक्षा पात्र के बारे में बहुत सारी आख्यायिका है। श्रीलंका में, म्यांमार में, यहाँ पर भी तथागत बुद्ध के भिक्षा पात्र गए ऐसे कहा जाता है, लेकिन उस समय पे तथागत बुद्ध का एक ही भिक्षा पात्र होना यह लाजमी नहीं है। वहाँ पर उस समय बहुत सारे तथागत बुद्ध के भिक्षा पात्र रहे होंगे और उस समय पे अलग अलग जगह पर वो लेकर गए होंगे। और साथ ही साथ उस समय पे जो उस मतलब स्तूपों को बहुत ज़्यादा महत्व था। सम्राट अशोक के काल में यह बहुत ही वंदनीय स्तूप थे, क्योंकि इन स्तूपों में धातु रखे जाते थे जो तथागत बुद्ध के केश हो, दंत हो, या फिर तथागत बुद्ध की जो शारीरिक अस्थि धातु है उनके। जब सम्राट अशोक इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उसका ग्रहण किया, उसके बाद में उन्होंने त्रिपिटक का आधार लेकर तथागत बुद्ध के जो 84,000 प्रवचन है उससे 84,000 जो उनके धातु थे, मतलब जो अस्थियाँ थी, 8 स्तूपों में से 7 स्तूप उन्होंने खोले और उसमें से जो धातु निकाले उसके छोटे छोटे 84,000 छोटे छोटे कण किए और उससे अस्थि करंडकों में भरा गया। उसके अंदर सोने के फूल रखे गए, मानिक रखे गए, मोती रखे गए और करंडकों को अच्छे से सजा धजा कर एक के अंदर एक, किसी में 3-4 करंडक, किसी में 2, मतलब जिसकी जितनी महत्ता उस प्रकार से उस समय करंडकों का निर्माण किया गया। और 1000 पर्ण जहाँ पर उत्पन्न हो, मतलब उस राज्य का, उन राज्यों में यह जो करंडक है वह भेजे जाते थे। मतलब उसमें यह सोपारा का बहुत बड़ा मान सम्मान है, क्योंकि जिस प्रकार का यहाँ पर जो पत्थर का बक्सा पाया गया था वो बहुत ही अच्छे से क्लीन था और बहुत अच्छे से कारागिरी फूलों की थी, और साथ ही साथ जो करंडक के ऊपर बुद्ध की मूर्तियाँ थी उसकी कारागिरी, और साथ ही साथ इसके अंदर जो सातवाहन काल का जो एक पत्र था उसके ऊपर एक लेख था और एक सोने का पत्र था उसके ऊपर तथागत बुद्ध की मूर्ति थी। वो जो सातवाहन का यहाँ पर जो लेख पाया गया वो लेख है सिरियन सातकनिस गौतमी रानी गौतमी पुतस। यहाँ पर यह शिलालेख पाया गया था और उससे साफ होता है कि बाद के समय में यहाँ पर गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे ईस्वी 165 के दरमियान उन्होंने इसे खोला था और इसका उन्होंने पुनर्निर्माण किया था। इस प्रकार के पुख्ता सबूत हमें मिलते हैं। और सर और कुछ जानकारी? ज़रूर, जैसे सर ने बताया कि सातवाहन इनके कालखंड के पुख्ता सबूत इनमें मिलते हैं, वैसे ही यज्ञश्री के कुछ कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन्स थे, वही पंचमार्क कॉइन्स इस करंडक या स्तूप के बक्से में मिले थे। जो सर ने मैंने जो बक्सा बताया था तो वो राउंड शेप में था, आयताकृति था, और उसका पॉलिशिंग इतना क्लास है जिसे मौर्य पॉलिशिंग कहा जाता है। वो उसमें अभी
अभी तक वो पॉलिशिंग देखी जा सकती है। और जो भगवान लाल इंद्र जी इन्होंने जब इसकी एक्सकेवेशन की तब का एक रिपोर्ट है, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है जब वो बक्सा खोल रहे थे तो उस बक्से में मतलब जहाँ पे वो बक्सा बंद था ऊपर से ढक्कन से, तो वो ढक्कन की ओर से सुगंधित एक लेप लगाया था। जी जी। तो इससे हम पता चलता है कि ये कितने श्रद्धापूर्वक किया हुआ काम है, कितने श्रद्धा और अनुशासन से किया हुआ काम है। क्योंकि आय तो सबकी होती है, मतलब धन तो सबके पास होता है। जी हाँ। मन का धन जो रहता है वो सबसे बड़ा होता है, और वही यहाँ पे दिखाई है धीरे। जी हाँ। तो यहाँ पर उस काल में बहुत बड़े श्रद्धावान उपासक रहते थे, और जिस प्रकार का माहौल था, जिस प्रकार का वर्णन तथागत बुद्ध और बनते पूर्ण इनके बीच में इनकी जो बातें हुई, उससे पता लगता है कि उस समय कितना भयानक माहौल था। उस परिस्थिति में यहाँ पर बुद्ध धम्म का बीज रोपण करना और उसे अच्छे से फुलाना और फैलाना, यह बहुत बड़ी बात थी। तो वह यह बात इस सुरपारक नगरी से महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में हुई है। तो यह उस नज़रिए से सुरपारक नगरी और ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, इसकी महत्ता बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं वक्त के साथ यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, यह अपनी अंतिम सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आमतौर पर लोगों को पता नहीं है कि दरअसल ये स्थल क्या है। कोई लोग आते हैं, आज भी देखते हैं खंडर है भाई, इस यहाँ पर क्या है, क्या देख सकते हैं, सिर्फ ईंटें पड़ी है, बस इतना ही लोगों को लगता है। लेकिन यह जो स्थल है वास्तविक रूप में यह एक वर्ल्ड हेरिटेज का स्थल है, यह साइट है। लेकिन उस प्रकार का काम यहाँ पर यहाँ के कुछ पॉलिटिशियन हो, यहाँ के लोग हो, साथ ही साथ यहाँ की न्याय व्यवस्था हो, यहाँ का प्रशासन हो, उनके माध्यम से नहीं किया गया। इसलिए आज यहाँ इस स्थल की हालत ऐसी है। लेकिन आपसे इस बोधिसत्व चैनल की तरफ से अनुरोध है, अगर आप जब भी महाराष्ट्र या फिर मुंबई में आओगे या फिर पैगोडा देखने आओगे, आजकल लोग जो है जब 6 दिसंबर आता है महापरिनिर्वाण दिन, तब बहुत लोग बहुत ही आस्था से पैगोडा यहाँ पर जा रहे हैं। पैगोडा के साथ साथ आप यहाँ पर भी विजिट करें, और साथ ही साथ यहाँ की कानेरी बौद्ध गुफाएं, वहाँ पर भी जाते हैं लोग। लेकिन यह जो स्थल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ऐसे स्थल को हम आज नकार रहे हैं, जो कि हमारी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जहाँ जहाँ पर तथागत बुद्ध के धातु है, वहाँ पर स्तूपों का निर्माण किया है। तो यह स्तूप भी उसी में से एक है। यह स्तूप भी सम्राट अशोक द्वारा ही निर्मित बौद्ध स्तूप है। पहले जो स्तूप होते थे आमतौर पर मिट्टी के स्तूप बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय पे इस प्रकार की स्थापत्य कला नहीं थी। लेकिन बाद में ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में बहुत बड़े पैमाने में इम्प्लीमेंट किया गया और बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बनाया जाने लगा। इसके ऊपर जिस प्रकार का सांची का स्तूप है उस प्रकार का डोम था। यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, साथ ही साथ ऊपर हार्मिकाएँ थी, ऊपर छतावली भी थी। तो यह बहुत भव्य ऐसा ये स्तूप था। और ये स्तूप जो आपको देख रहे हैं, इनकी भी उस समय भव्यता बहुत अच्छे से यह स्तूप थे उस समय पे। यह अरहंत बौद्ध भिक्षु के स्तूप थे और बहुत कुछ यहाँ पर था। छोटे छोटे वहाँ पर मनोती स्तूपा भी है, वह भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आपसे गुजारिश है, यह जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सर, आपका एक्सपीरियंस इस चैनल के बारे में, और आपको ये बोधिसत्व का कार्य कैसा लगता है? एक अभ्यासक, एक आप पाली के स्टूडेंट होने के नाते, इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते आपको कैसा लगता है? पहली तो सर जी के इस महान कार्य को त्रिवार साधुवाद है मेरा। साधु मेरे परिवार से, मेरा जो संघ है उसकी ओर से, और जो क्योंकि मैं एक सामने रह चुका हूँ, तो मेरे आचार्यों की तरफ से भी सागर जी को मैं साधुवाद देता हूँ। क्योंकि ये इतिहास को पिरोना एक महत्वपूर्ण काम है जो कोई नहीं कर सकता, और जो बीड़ा उठा लिया है सागर जी ने, ये महत्वपूर्ण है। और तमाम भारतीयों को, एक तमाम बौद्ध उपासक, तमाम उपासक, तमाम अम्बेडकरी जनता, या तमाम जो इतिहास के अभ्यासक है, विद्यार्थी हैं, उनको मेरी एक दरख्वास्त रहेगी, सागर जी के इस मूवमेंट को, हमारे सबके सॉरी ये हमारी मूवमेंट है। तो इस हमारी मूवमेंट को आप सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे जी, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट एक मतलब ये कंटेंट निर्माण करने वाले को कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर आप इस सब्जेक्ट में आप जानकारी रखते हो कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि इससे इनकी जानकारी बढ़ेगी, हमारी जानकारी बढ़ेगी। जी हाँ।
तो इसी आशा और अभिलाषा से मैं सागर जी को पुनश्च त्रिवार साधुवाद देता हूँ। आभार आभार, बहुत बहुत आभार। तो जिस प्रकार से सर ने कहा, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं विशेष आभार व्यक्त करूँगा जो हमारे कैमरा पर्सन है, जो मेरे साथी, मेरे भाई बंधु है सनील नागवंशी जी, जिनका CWC न्यूज़ चैनल है। यह भी देखें, महाराष्ट्र में जो सामाजिक न्याय की जो बातें हैं, खबरें, वह आपके सामने रखने का काम करते हैं, वह भी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।